स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। 1000 साल पुराना है उनका गुस्सा, हजारों साल पुरानी है उनकी नफरत। गोरख पांडे के इन शब्दों को अगर मैं आज के समाज की असलियत बताऊं तो कोई गलती नहीं होगी। आप सब ने थंबनेल से देख लिया होगा, आज हम मनुस्मृति के बारे में बात करेंगे। हाल ही में हमने जेएनयू और संसद दोनों जगह मनुस्मृति पे बातें होते देखा। जब जेएनयू में हम B.R. अम्बेडकर व्याख्यानमाला की बात करते हैं तो वहां पे जो जेएनयू की कुलपति हैं संत श्री धूलपुड़ी पंडित जी, वो कहती हैं कि ये मनुस्मृति महिला विरोधी है। वहीं पे जब हम वर्तमान में संसद की बात करते हैं तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं कि वो मनुस्मृति जो जाति व्यवस्था के सबसे दुर्गम चीज की बात करती है, जो जाति व्यवस्था में सबसे निम्नतम श्रेणी की बात करती है, वो जो जाति व्यवस्था को बहुत बढ़ाती है, शूद्रों का अपमान करती है, उस मनुस्मृति का पाठ एनसीईआरटी में कैसे हो सकता है। और इस कारण वर्तमान में संसद में भी ये चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन कोई एक ग्रंथ जो इतने हजार वर्षों पहले लिखा गया, वो आज भी अगर लोकतंत्र में, भारत जैसे लोकतंत्र में अगर बहस का विषय है तो इस पे बात किया जाना जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे मनुस्मृति के बारे में। मनुस्मृति का जो उद्गम है वो कैसे हुआ, मनुस्मृति में वर्णित क्या क्या चीजें हैं, मनुस्मृति में जो विभिन्न श्लोक हैं जिन पे आपत्ति है वो कौन से हैं, और फिर एक निष्कर्ष की तरफ बढ़ेंगे कि दरअसल मनुस्मृति की वास्तविक स्थिति भारतीय समाज में है क्या, और ये जो मनुस्मृति को भारतीय समाज में, हमारी संस्कृति में जोड़ा जाता है, उसका कारण क्या है, विस्तार से बात करेंगे, देखिएगा। और एक ब्रिटिश एंगल भी है जिसकी बात की जानी बहुत जरूरी है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। टेलीग्राम मेरा है टारगेट यूपीएससी पे विकास सिंह, स्कैन करके जुड़ जाइए, ये पीडीएफ आपको वहीं मिलेगा। यहीं पे मैं यूपीएससी की डिस्कशन करता हूँ, हिंदी ऑप्शनल की जुड़ी जानकारी भी यहीं पे देता हूँ। इट्स विकास लाइव मेरा इंस्टाग्राम है, स्कैन करके यहाँ पे भी जुड़ जाइए, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। बस एक लास्ट आपको चीज़ बताता चलूँ कि आज रात 12 बजे के बाद जो स्टडी IQ में जो हमारी गुरु कृपा सेल चल रही है वो ऑफ हो जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी। उसके बाद आपको जो हमको 50% का डिस्काउंट हम स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, जो डबल वैलिडिटी दे रहे हैं, वो आपको प्राप्त नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, समय रहते जुड़ जाना है। मेरा कोड विकास लाइव याद कर लीजिए, स्टडी IQ के हर कोर्स पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा इस पे, ठीक है। चलिए, बात क्या है, हम अगर बात करें जेएनयू की तो वहां की कुलपति कहती हैं कि जो मनुस्मृति है वो महिला विरोधी है, ठीक है। दलित बालक की जो दर्दनाक घटना का संदर्भ वहां पे देती हैं, इस चीज पे बहुत बात हुई है, बहुत सारे आपने आर्टिकल्स देखे होंगे। वहीं पे मल्लिकार्जुन खड़गे जी वो भी विरोध करते हैं, तो पुनः ये चर्चा में है। लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं मनुस्मृति को। देखिए, जब हम भारत में धर्म ग्रंथों की बात करते हैं तो अमूमन शुरुआत में दो प्रकार के ग्रंथ देखने को मिलते हैं। एक जिनको हम श्रुति ग्रंथ कहते हैं, जिनको सुना गया समझा गया, एक उनको स्मृति ग्रंथ, जिनको सुनने के बाद याद किया गया और फिर उसे लिखा गया। कई बार इनको उनके डिसाइपल्स द्वारा लिखा गया। तो श्रुति के बाद स्मृतियों का जो महत्व है आप यहां से देख लीजिएगा, मैं इसको पढ़ने नहीं जा रहा, संक्षेप में बता देता हूं कि हिंदू धर्म में या हम सनातन धर्म की अगर बात करें तो प्राचीन में बहुत सारे ग्रंथ जो थे वो इन्हीं विधियों से होकर आगे बढ़े हैं। हम वेदों की बात करें या हम अरण्यकों की बात करें, ब्राह्मणास की बात करें, या इवन हम उन स्मृतियों की बात करें जिनमें से एक मनुस्मृति है। अब स्मृतियों की बात करें तो कुल लगभग 18 स्मृति है। अगर हम धर्मशास्त्र की बात करें तो 18 स्मृति है, जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, विष्णु स्मृति और बहुत सारी, ठीक है। सभी 18 का नाम भी यहां पे लिखा हुआ है। इनमें से पहली स्मृति मनुस्मृति को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसकी बात भी हम लोग थोड़ी सी कर लेते हैं। यहां पे देखिए, हम यहां पे थोड़ा सा इस यहां पे लेके आके आना चाहेंगे। अगर हम शुरुआत का अगर अंश देखें तो ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रह्मा थे उन्होंने मनु को ज्ञान दिया, ठीक है। मनु ने यही ज्ञान अपने शिष्य भृगु को दिया और भृगु ने अपने इस ज्ञान को आगे मानवता तक बढ़ाया। शुरुआत में ज्ञान की परंपरा को ऐसे बताया गया है। लेकिन अब वापस मनुस्मृति पे आते हैं कि लेखक कौन थे। तो देखिए, अमूमन तो जो मनु का नाम आ रहा है उनको ही लेखक माना जाता है, पर बड़े स्तर पे विद्वानों का मानना है कि ये जो मनुस्मृति है ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है, इसको क्रमिक रूप से बहुत सारे विद्वानों ने लिखा है, बहुत सारे ब्राह्मण विद्वानों ने इसको एडिट किया है और ये आगे बढ़ती गई है। समय के साथ इसमें एडिशंस होते गए हैं। बेसिकली 12 अध्याय हैं और लगभग 2690 श्लोक हैं। अब ये जो श्लोकों की संख्या है अलग अलग टीकाओं में अलग अलग मिलती है। ऑन एन एवरेज लगभग आप 2700 के आसपास श्लोक मांग सकते हैं, क्योंकि अलग अलग आप वर्णनों में अलग अलग इनके श्लोकों की संख्या प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब
रचना का काल इसका माना जाता है दूसरी शताब्दी से लेके लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का। ठीक है, बिना तुकबंदी वाली 2 पंक्तियां हैं और हर पंक्ति में 16 अक्षर हैं। इसके जो श्लोक हैं, हम उसको श्लोकों तक भी पहुंचेंगे। ठीक है, पैट्रिक ऑलवेल ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से इस ग्रंथ की हम बात करते हैं, इस ग्रंथ में निश्चित तौर पे किसी एक सशक्त समिति अध्यक्ष ने या एक सशक्त गुरु ने इसकी रचना की होगी, ऐसा माना जाता है। और मैंने कहा कि इतिहासकारों ने पहले कह दिया है कि कई ब्राह्मण विद्वानों ने क्रमिक रूप से इसमें अपना योगदान दिया है, सिर्फ मनु ने नहीं दिया है। अच्छा, जब मैं मनु की बात कर रहा हूं तो मैं ये बताता चलूं कि भारतीय जो सभ्यता है, जो सनातन संस्कृति है, उसमें मनु और शतरूपा को आदि पुरुष और महिला कहा जाता है। इन्हीं मनु को कई बार रिफर किया जाता है इस मनु के साथ में। ठीक है, अगर हम इस मनुस्मृति की बात करें तो 4 प्रमुख इसके स्रोत हैं जो आधार हैं। एक, जहां पर सृष्टि की उत्पत्ति की बात की गई है, धर्म के स्रोत की बात की गई है और धर्म क्या होता है इसकी बात की गई है, किसी राजा का क्या कार्य होना चाहिए उसकी बात की गई है, शासक का क्या कार्य होना चाहिए उसकी, कर्म मोक्ष की बात की गई है। लेकिन आप सबको पता है कि सबसे ज्यादा जो बातें होती हैं वो इस बात पे कि जो 4 वर्णों की बात की गई है, जिसपे सबसे ज्यादा आपत्ति होती है कि ये जो चतुष्वर्ण है इसको सबसे ज्यादा भ्रामक रूप से, सबसे ज्यादा डेरोगेटरी फॉर्म में मनु संहिता या मनुस्मृति द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया है ना। महिलाओं की स्थिति के बारे में भी कहा जाता है कि मनुस्मृति में बड़ी ही पैथेटिक सी चीजें लिखी हुई हैं। अभी हम देखेंगे भी कि चीजें क्या लिखी हैं क्या नहीं है। अब जैसे जब मनुस्मृति की आप शुरुआत करते हैं तो जो पहला श्लोक है, इस श्लोक से बहुत कुछ जानने को मिलता है। श्लोक में लिखता है कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथ। महाजन जिस रास्ते पे जाते हैं, बड़े विद्वान लोग जिस रास्ते पे जाते हैं, उसे ही पंथ कहा जाता है। बहुत से लोग इस पे भी आपत्ति उठाते हैं। उनका कहना है कि ये एक प्रकार से भेड़ चाल की बात कर रहा है, अपने तर्कों को लगाने की बात नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी बातें हैं, तर्क पे आएंगे, तर्क पे आएंगे। ठीक है, अब बात क्या है कि जड़ें मनुस्मृति की मजबूत कहां से दिखती हैं। जब हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं, मैंने आपको काल बता दिया था पहले ही, तो मौर्य साम्राज्य में जो बौद्ध धर्म था और जो जैन धर्म थे वो बहुत ऊपर उठ रहे थे। पैरेलली जैन धर्म भी बहुत ऊपर उठ रहा था। ऐसे में जो सनातन धर्म के जो कुछ प्रहरी थे, जो कुछ ब्राह्मण परंपरा के लोग थे, उन्हें लगा कि हमें भी अपना कोई बेंच मार्क स्मृति या श्लोक सूतक चाहिए, जिसपे उन्होंने मनुस्मृति को आगे किया। चूंकि पहली स्मृति मनुस्मृति मानी जाती है तो उसको आगे किया गया। तो पहली बार जो प्रोमिनेंस मिली मनुस्मृति को वो इस समय मिली जब भारत के जो मनीषी थे, उस समय के विद्वान थे, उस समय के जो पांडित्य वाले लोग थे, उन्होंने मनुस्मृति को आगे किया। क्योंकि जब हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो 16 महाजनपदों की बात करते हैं, उसमें सबसे सशक्त मगध साम्राज्य की बात करते हैं। तो उस समय राजतंत्र का उदय हो रहा था, व्यापारिक मार्ग बढ़ रहे थे, और जो समय था, जो उस समय का जो समय था, वो बेसिकली पुराने जो वैदिक ढांचे थे उनके अनुकूल नहीं था। और इस कारण बौद्ध जैन धर्म मजबूत हो रहे थे और जो हमारा वैदिक सनातन धर्म है उसको लग रहा था कमजोर हो रहा है। तो मनुस्मृति को पहली बार एक प्रोमिनेंस मिला, सामने उसको लाया गया है ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम एक चीज मैं इसमें स्पष्ट करता चलूं कि जब हम बात करते हैं धर्म सूत्र बनाम मनुस्मृति की तो थोड़े से डिफरेंसेस हैं। मैं इसको बस क्लियर करता चलूं क्योंकि आज जब मैं इंडियन एक्सप्रेस में आलेख पढ़ रहा था तो वहां पे भी कुछ कुछ जगहों पे ऐसा लगा कि शायद इसको क्लियर कर दिया जाना जरूरी है, शायद वहां पे लेखक ने नहीं किया। देखिए, धर्म सूत्र क्या है, पहली बात समझ लीजिए। धर्म सूत्र लगभग 300 BCE के अराउंड के हैं, है ना। ये जो मनुस्मृति है इसकी जो रेंज है ऐसा माना जाता है कि गुप्त काल तक ही आई है। धर्म सूत्र संक्षिप्त गद्य हैं, सूत्र शैली में लिखे गए हैं। मनुस्मृति विस्तृत है, काव्यात्मक शैली में लिखी गई है ना। विद्वानों द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं जिसको वैधता भी मिली है। धर्म सूत्र की बात करते हैं, मनुस्मृति में कुछ लोग कहते हैं कि जो ब्रह्मा के निर्देश थे, जो मैंने कहा कि ब्रह्मा से मनु को, मनु से भृगु को और भृगु से मानवता के पास पहुंचे हैं, ऐसा कहा गया है। यहां पे राजतंत्र की बात की जाए तो केवल व्यक्तिगत आचार पे केंद्रित है जो धर्म सूत्र की बात करते हैं, लेकिन यहां पे देखा जाए तो राजा के कर्तव्य क्या होना चाहिए, प्रशासन कैसे चलाना चाहिए, वो मनुस्मृति में कहा गया है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है, मैं क्लियर करता चलूं, अगर यूपीएससी में आएगा तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं मनुस्मृति के आधार पर, तो मनुस्मृति में धर्म के जो स्रोत माने गए हैं वेद, स्मृति, सदाचार और आत्मनिष्ठि माने गए। अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न हो, लेकिन आप समझ लीजिए कि इस प्रकार से धर्म में अगर ये 4 चीजें नहीं हैं तो उसे धर्म नहीं माना जाएगा। चलिए, अब आते हैं वर्ण व्यवस्था पे। अभी हम उन श्लोकों तक भी आएंगे और वो जो महिलाओं पे जो कमेंट किए गए उन पे भी हम आएंगे, ठीक है। तो इसमें माना गया कि बेसिकली जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी, याद करिएगा ऋग वैदिक काल में ये
कर्म के आधार पे थी, उत्तर वैदिक काल में ये जन्म के आधार पे हो गई। और वर्णाश्रम व्यवस्था और जाति व्यवस्था अलग है। वर्णाश्रम में 4 वर्णों की बात होती है, जाति व्यवस्था में हजारों जातियां हैं, ध्यान रखिएगा। तो वर्णाश्रम व्यवस्था में पहला ब्राह्मणों को रखा गया सबसे ऊपर, जो पुरोहित शिक्षक हैं, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना गया। दिन क्षत्रिय जो शासक और योद्धा वर्ग है, फिर वैश्य जो व्यापारी वर्ग है, फिर शूद्र जो व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पे हैं, केवल उच्च वर्णों की सेवा का दायित्व इनको दिया गया था। बात क्या है कि ये व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था पे जो कि समानता पे आधारित नहीं है, इस पे ही लगातार प्रश्न उठाए जाते हैं और यही मूल बात है। चलिए थोड़ा सा आ जाते हैं, उन श्लोकों की बात कर लेते हैं, ठीक है, जिन पे बहुत ज्यादा विवाद होता है। पहला जैसे लिखा है कि शक्ते नापि शूद्रेण न कार्यो धन संचय। क्या लिखा है? सक्षम शूद्र को धन संचय नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि धनवान शूद्र ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाता है। ये अध्याय 8 का श्लोक 129वां है। इधर श्लोक है, यस्य शूद्रस्तु कुरुते राज्ञो धर्म विवेचना। क्या मतलब है? यदि कोई शूद्र राजा को कानून की व्याख्या करे तो वह राज्य वैसे ही डूब जाता है जैसे दलदल में फंसी गाय। इसमें एक और बात है कि अगर कोई शूद्र किसी धर्म ग्रंथ को सुन ले तो उसके कान में लोहे को पिघला के डाल देना चाहिए, है ना, इस प्रकार की बातें भी लिखी गई हैं। महिलाओं की बात कर ले तो क्या चीज है? लिखा गया है अध्याय 8 श्लोक 371, यदि विवाहित स्त्री अपने पति के प्रति निष्ठा तोड़े तो राजा को उसे सार्वजनिक स्थान पे कुत्तों से नचवा देना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है। इधर यह भी लिखा हुआ है कि स्त्रियों का स्वभाव ही पुरुषों को बहकाने वाला होता है, इसलिए बुद्धिमान पुरुष सुंदर स्त्रियों के सामने कभी असावधान नहीं रहते। अध्याय 2 श्लोक 213, ठीक। लेकिन इसमें एक द्वैध भी देखने को मिलता है। हम बार बार एक कोटेशन जब भी हम महिलाओं पे लिखते हैं तो लिखते हैं ना कि यत्र नार्यः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फलः क्रिया। मतलब क्या है कि वेयर वुमेन्स आर ऑनर्ड, जहां पे महिलाओं की पूजा की जाती है, देवता सभी वहां पे निवास करते हैं। लेकिन वहीं पे लिखा हुआ है कि पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, रक्षन्ति स्थावरे पुत्र, न स्त्री स्वातंत्रम भरति। ठीक है, मतलब क्या है कि जब कोई बच्ची जन्म लेती है तो उस पिता उसकी रक्षा करता है, पिता उसे कंट्रोल करे। जब वो यौवन अवस्था में होती है तो उसका पति करे। जब वो बुढ़ापे में जाए तो उसका जो बेटा है वो उसे कंट्रोल करे। महिला हमेशा कंट्रोल अवस्था में रहे, उसको कंट्रोल के बाहर, आपकी जो कंट्रोल है, कमांड है, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। तो महिलाओं की स्थिति बड़ी ही प्रश्नवाचक है। और जो सबसे बड़ी बात है कि इसके पहले जो स्लाइड में आपने देखा जहां पे शूद्रों की स्थिति की बात की जा रही थी, वो भी बड़ी ही प्रश्न सूचक है, चिंताजनक है, इस पे आपत्ति होनी चाहिए। पर एक बात और है जो इसमें मुझे जोर देनी चाहिए। अगर आप भारत में वर्तमान समय में देखें तो दरअसल 0.01% ऐसे घर होंगे जहां पे मनुस्मृति का इस्तेमाल होता होगा, और बहुत कम रेफरेंस ग्रंथ ऐसे हैं जो मनुस्मृति को उस स्तर तक मानते हैं कि हाँ यही एक रेफरेंस ग्रंथ है जिसको माना जाना चाहिए। और भारत में ये क्यों प्रचलित हुआ, हम इस पे भी आते हैं, ठीक है, अभी हम इस पे आएंगे। थोड़ा सा आ जाते हैं कि आलोचना क्या है। इसकी आलोचना हम सब ने देखी कि समानता का अभाव है ना। हम संविधान के अनुच्छेद 14 की बात करते हैं, लेकिन ये तो पूरी तरीके से दलितों और महिलाओं को एकदम साइड कर देता है। उसके अलावा भेदपूर्ण दंड व्यवस्था है ना, एक ही अपराध के लिए अलग अलग वर्णों को, अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग दंड व्यवस्था है। इसके अलावा महिलाओं को जो हीन दर्जा है, अभी मैंने श्लोक में पढ़ा, वो भी देखने को मिलता है, जो बताता है कि स्थितियां उतनी सही नहीं है इन धर्म ग्रंथों में। ठीक है, अब बात क्या है कि प्राचीन भारत में इसका प्रभाव कैसे बना। अभी तो मैंने बताया कि जब बौद्ध और जैन धर्म प्रोमिनेंस में थे, आगे मजबूत हो रहे थे, उस समय एक उत्तर के तौर पर मनुस्मृति को आगे रखा गया था। ठीक है, लेकिन एक तो इसका एंशिएंट वाला पार्ट है जो ये कहता है कि ईसा पूर्व के शुरुआती शताब्दियों में जब हम देखते हैं तो क्या है कि वर्णाश्रम धर्म के लिए सबसे बड़ा वैज्ञानिक संदर्भ बन गया, क्योंकि इसे उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया गया। और विद्वानों की मान्यता है कि 9 प्रमुख टीकाएं यानी कि जो कमेंट्रीज हैं इस पे बनाई गई ताकि इसे और ज्यादा प्रचलित किया जा सके। एंड एट द सेम टाइम बर्मा, थाईलैंड जैसे देशों तक जो राजतंत्र है और जो प्रशासन है वो मनुस्मृति जो है उसको फॉलो करने लगे थे। बहुत नेपाल वगैरह बहुत सारे देशों तक इसका फैलाव था। इसका मतलब कि ठीक ठाक स्तर पे इसका एक वृहद स्तर पे इसका फैलाव भी देखने को मिलता है मनुस्मृति का। अंग्रेजों की बात करें तो ये वो पॉइंट है जो सबसे ज्यादा समझा जाना चाहिए। भारत में मनुस्मृति को सबसे ज्यादा प्रचलित कराने में जो योगदान है वो अंग्रेजों का है। चाहे आप सर विलियम जोन्स की बात कर लीजिए, ठीक है, जब हम एशियाटिक सोसाइटी की बात करते हैं तो बात आती है इनकी ना। तो विलियम जोन्स क्या थे, अंग्रेजी में उन्होंने पहला अनुवाद किया मनुस्मृति का, इसे हिंदू कानून का एक लिखित अपरिवर्तनीय दस्तावेज के रूप में पेश किया। वहीं पे जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, अभी 1772 की बात है, आप सबको पता है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, वहां से वो भारत के यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं, उसके पहले वो गवर्नर थे।
वॉरेन हेस्टिंग्स साहब ने कहा कि जिस प्रकार से इस्लाम को जो लोग मानते हैं उनके लिए शरिया है, वैसे हिंदुओं के लिए भी कोई कोड होना चाहिए। एंड समवन प्रेजेंटेड कि भाई ये ले लो, यानी कि मनुस्मृति ले लो। तो उन्होंने क्या किया कि हिंदुओं पे हिंदू कानून लागू करने के लिए उन्होंने धर्मशास्त्रों को आधुनिक कानूनी का दर्जा दिया, और धर्मशास्त्रों में जिसको मुख्य माना गया मनुस्मृति, जिसको मेन कानून माना गया। यानी कि भारत में मनुस्मृति को प्रसिद्धि दिलाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? औपनिवेशिक शासन का है, कॉलोनियल रूलर्स का है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने इसे एक अपरिवर्तनीय कानून की तरह लागू किया, ध्यान रखिएगा, जिसने लचीली प्राचीन जाति व्यवस्था को आधुनिक शासन में और अधिक कठोर कर दिया और अधिक संहिताबद्ध कर दिया। तो भारतीय समाज में इतना रिलेवेंस था नहीं मनुस्मृति का। मनुस्मृति के रिलेवेंस के पीछे सबसे बड़ा रोल अंग्रेजों का है। वही अंग्रेज जिन्होंने काले घोड़े के भेद को बढ़ाया, वही अंग्रेज जिन्होंने हिंदू मुसलमान के भेद को बढ़ाया, वही अंग्रेज जिन्होंने हिंदी और अंग्रेजी के भेद को बढ़ाया, है ना, कि हिंदी बोलने वाला नीचा है, अंग्रेजी बोलने वाला ऊपर है। उन्होंने ही हिंदुइज्म में भी जो जाति व्यवस्था का इतना निकृष्ट रूप है उसको सामने रखा और कठोरता से रखा कि इसको फॉलो करना होगा। अब बात यह आती है कि मनुस्मृति का जो विरोध शुरू हुआ, जो मनुवादी शब्द शुरू हो गया, उसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहला कारण है ज्योतिबा फुले जी। ज्योतिबा फुले वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मनुस्मृति का विरोध किया था। लेकिन उसके बाद सबसे प्रोमिनेंट जो विरोध दिखता है वो दिखता है जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब ने किया। जब वो महार सत्याग्रह में महाराष्ट्र में गए हुए थे 25 दिसंबर 1927 को, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? मनुस्मृति को जाति सूचक और बड़ा ही निकृष्ट ग्रंथ मानते हुए उसको जलाया था। ठीक है, और एक ये निर्णायक मोड़ था, जो दलित आंदोलन है उसमें निर्णायक मोड़ था, जहां पे दलितों को बताया गया कि इस प्रकार के ग्रंथों से आपको दूर रहना चाहिए जो आपकी वस्तु स्थिति को इतना निकृष्ट मानते हैं। ध्यान रहिएगा, भारत में जो ग्रंथों को फॉलो किया जाता है, जो सनातन धर्म में फॉलो किया जाता है, जैसे गीता है, गीता कर्म की बात करती है और कुछ बात करती है। जैसे रामचरितमानस है, रामचरितमानस में भी कुछ कुछ जगहों पे तुलसीदास द्वारा कुछ चरित्रों से कहलवाया गया है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उसी समय पैरेलली कबीरदास भी कई जगह पे नारियों को बोलते हैं कि नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा दिन की कौन गति जो नित नारी के संग। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय समाज में महिलाओं या शूद्रों की स्थिति को प्रश्नवाचक फॉर्म में देखा नहीं गया था, बहुत बार देखा गया था, समाज ऐसा ही था। लेकिन चूंकि मनुस्मृति में टारगेटेडली बहुत ज्यादा इस पे बात की गई थी, इसलिए इस ग्रंथ को सामने रखा गया और राजनीतिक अधिकारों को नहीं बल्कि उन वैचारिक श्रुतों को चुनौती भी दी जो इन भेदभाव को धार्मिक वैधता देते हैं। मतलब उन्होंने बोला कि कहीं पे भी अगर भेदभाव को धर्म की वैधता मिल रही है, उस भेदभाव को और उस धर्म को आप छोड़ दो, इसकी बात की गई थी। ठीक है, अब इसके पक्ष और विपक्ष को देख लेते हैं। ठीक है, समर्थन की बात की जाए तो प्रोफेसर आर.के. सिंह क्या कहते हैं कि महिलाओं को अधीन नहीं, ठीक है, उनको संरक्षित करने की भावना है, मूल्यांकन तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए, ये उन्होंने कहा, क्योंकि उस समय स्थितियां बड़ी रिग्रेसिव थी। गुप्त साम्राज्य की स्थितियां कितनी रिग्रेसिव थी, किससे छुटी हुई है ना। अच्छा, उधर अगर डी.एन. झा की बात कर ली जाए, हरबंस मुखिया की बात कर ली जाए, तो वो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि पदानुक्रम ग्रंथ की मूल आत्मा है। ठीक है, सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन नहीं है, वही आत्मा है, उसी को उसमें एनफोर्स किया गया है ना। कुछ लोग हटाने से इस ग्रंथ का जो पूर्वाग्रह है वो जाएगा नहीं। ठीक है, वो हटेगा नहीं। ठीक है, अब जब हम वर्तमान जो डिबेट की बात करते हैं, विपक्ष कहता है कि इस प्रकार की जो ग्रंथ है, ठीक है, जिसमें इस प्रकार से पदानुक्रमित समाज की बात की गई है, महिलाओं पे आक्षेप किए गए हैं, क्या उसको समानता का जामा पहनाया जा सकता है? नहीं पहनाया जा सकता। इसको एनसीईआरटी जैसी किताबों में रखा जा सकता है, पाठ्यक्रम में रखा जा सकता है, नहीं रखा जा सकता। पक्ष का कहना है कि अकादमिक और ऐतिहासिक शोध के लिए ग्रंथ का अध्ययन अनिवार्य है, बिना उसको पढ़े समझे हम कैसे एक डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, जो प्रतिबंध इतिहास को समझने में बाधा है, इस प्रकार के प्रतिबंध लगा देंगे तो हम इतिहास को नहीं समझ पाएंगे। तो जैसे वो है कि हम किसी डेड बॉडी को बार बार रिसर्च करना चाहते हैं तभी हमको चीजें पता चलती हैं, वो वाला तर्क यहाँ पे दिया गया। ऐतिहासिक संदर्भों को वर्तमान की राजनीति से नहीं देखा जाना चाहिए, इन्होंने कहा। लेकिन निश्चित तौर पे अगर ऐतिहासिक संदर्भ ऐसे हैं जो वर्तमान में स्थितियों को गंभीर कर सकते हैं, महिलाओं या शूद्रों को उनकी निचली स्थिति के बारे में बता सकते हैं, तो उन पे आपत्ति होनी चाहिए, उन पे बात की जानी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, सीधी सी बात है कि ऐतिहासिक संदर्भ क्या है कि जो ग्रंथ हैं वो सदियों में उनका विकास हुआ है। निश्चित तौर पे पुरातन समय में स्थितियां उतनी अच्छी नहीं थी, इतनी डेमोक्रेटिक नहीं थी, तो उस समय इस प्रकार के दस्तावेज में वही चीजें वर्णित होंगी जो समाज में होती थी। और प्राचीन अगर हम भारतीय विधि की बात करें तो वहां पे समाजशास्त्र को समझने के लिए हमें थोड़ा सा और ज्यादा अकादमिक अध्ययन के एकेडमिक स्टडीज पे जाना होगा, तब शायद हम उस साइकोलॉजी को, उस फिलॉसफी को बेहतर समझ सकें।
वही संविधान क्या कहता है? देखिए, जो ग्रंथ की मूल आत्मा है वो समानता के इतर है। जो दलित वर्गों के साथ जिस प्रकार की बात रखी गई है, महिलाओं को जिस प्रकार से ट्रीट किया गया, दैट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल एट एनी सोसाइटी। क्योंकि हम जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो वहां पे समानता की बात करते हैं। ऋग्वैदिक काल में भी एक हद तक महिलाओं को ठीक ठाक पोजीशन सभा समिति विधत में दी गई थी। हम ब्रह्मवादी स्त्रियों की बात करते हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल के बाद स्थितियां क्यों खराब होती गई, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाने चाहिए, खासकर जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, निष्कर्ष के तौर पे हम क्या कह सकते हैं, अभी एक प्रश्न है उसकी बात करेंगे कि अगर आप ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव में देखें तो रिलीजियस ग्रंथ के रूप में बहुत ज्यादा इसकी मान्यता नहीं है। हाँ, अंग्रेजों के आने के बाद, औपनिवेशिक शासन के आने के बाद एक प्रभावशाली ग्रंथ के रूप में इसको सामने रखा गया, और इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो शूद्रों को लेके, जो दलित वर्ग हैं उनको लेके, महिलाओं को लेके की गई, जिन पे आपत्ति उठनी लाजमी है और वो किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं है। वो ग्रंथ की पूर्वाग्रह क्षमता को बताते हैं, उसकी पूर्वाग्रही प्रवृत्ति को बताते हैं। तो अब निश्चित तौर पे जो अच्छे स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनको इन पे बात करनी चाहिए, देखनी चाहिए कि किस हद तक इस प्रकार के ग्रंथ, क्योंकि और भी स्मृतियां हैं, 18 स्मृतियां हैं, अन्य स्मृतियों पे बात किया जाए, वेदों पे अध्ययन किया जाए, अरण्यकों पे, ब्राह्मणास पे अध्ययन किया जाए, उपनिषदों पे अध्ययन किया जाए, वेदांत का अध्ययन किया जाए, पुराणों को देख लिया जाए। ऐसे ग्रंथ पे जिस पे इतनी आपत्ति है, उस पे इतना ज्यादा क्यों हमको प्रेशर करना? क्योंकि हम शंकराचार्य से लेके हम मध्वाचार्य तक, निम्बार्काचार्य तक सबकी बात कर ले, उन सब ने कलेक्टिवली मनुस्मृति जैसे ग्रंथ को बहुत ज्यादा सम्मान नहीं दिया है, उसकी बहुत ज्यादा बात नहीं की है। उन्होंने अपने अपने वादों को, अपने अपने सिद्धांतों को रखा और उस हिसाब से सनातन धर्म को एक्सप्लेन किया। इस बात को हमें समझना होगा यहाँ पे। ठीक है, कुछ श्लोक यहाँ पे लिख दिए हैं जिसको अगर आप समय मिले तो आप पढ़िएगा, आप खुद से जज कीजिएगा चीजें क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इतिहास सिर्फ अतीत नहीं होता है, कई बार वो वर्तमान राजनीति की जो परिभाषा होती है, राजनीतिक परिभाषा होती है, उसको भी कहीं ना कहीं घड़ता है, और वो घड़ते हम उसको देख रहे हैं। आप सबके लिए एक प्रश्न है, अच्छा कमेंट बॉक्स में अपने पॉइंट जरूर बताते जाइएगा क्या लगता है, और बिना किसी पूर्वाग्रह के कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैंने बहुत बैलेंस्ड अप्रोच से ये बताने की कोशिश की कि स्थितियां कहां पे खराब है और कितनी बात की जानी चाहिए। 1-2% की अगर बात की जानी चाहिए तो करके साइड करो, उस पर राष्ट्रीय स्तर की डिबेट नहीं बनाई जानी चाहिए, क्योंकि कभी भी भारत के राष्ट्रीय सनातन धर्म की बात भी कर ले तो उसके केंद्र में मनुस्मृति नहीं रही थी। रामायण थी, महाभारत थी, गीता थी, रामचरितमानस थे, हमारे वेद थे, हमारे अरण्यक थे, उन पे बात की जानी चाहिए, उन पे डिबेट की जानी चाहिए, उन पे डिस्कशन किया चाहिए, उन पे अध्ययन किया जाना चाहिए। प्रश्न है कि धर्मसूत्र और मनुस्मृति के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, धर्मसूत्र गद्य शैली में थे जबकि मनुस्मृति श्लोक शैली में है। दूसरा, मनुस्मृति ने स्वयं को ब्रह्मा से जोड़कर धार्मिक वैधता का दावा किया। तीसरा, सी, धर्मसूत्रों में राजकाज व राज प्रशासन पर विस्तृत चर्चा थी, मनुस्मृति में नहीं। डी, मनुस्मृति में अर्थशास्त्र से जुड़े तत्व शामिल किए गए। ए, बी, सी, डी में से आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा, लेकिन अपनी राय भी बताते जाइएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। अंत में बताता चलूं, मैं जिस गुरुकुल पर सेल की बात कर रहा था, आज रात 12 बजे के बाद वो सेल ओवर हो जाएगी। हिंदी साहित्य में आज रात 12 बजे तक जुड़ जाएंगे तो 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। विकास लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए स्टडी आई, क्योंकि हर बैच के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। कोई डाउट हो आप मेरे टेलीग्राम पे आइए, टारगेट यूपीएससी बाय विकास सिंह पे, या इंस्टाग्राम पे आइए, या मुझे मेल कीजिए, और कमेंट बॉक्स में भी आप अपने कमेंट छोड़ सकते हैं अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं। बाकी इस विषय पर अपनी राय जरूर देते जाइएगा। मैं चाहता हूं कि जो भारत का एक संतुलित युवा है, जो पढ़ने पर यकीन करता है, जो लोकतंत्र पर, समानता पर यकीन करता है, वो क्या सोचता है कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। आपके कमेंट्स का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।